नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं हूँ वैष्णवी और लेकर के आई हूँ आपके लिए कोहबर की शर्त, जिसको लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। जिस वर्ष सोना में बाढ़ न आती, उस वर्ष बलिहार के पास पड़ोस के गांवों की सरेह में भदई कसकर होती थी। अगर बाढ़ आ गई तो हजारों बीघों में छाती भर ऊंची खड़ी फसल गंगा की गोद में चली जाती। इन खेतों में भदई बोना जुए का खेल था। सब कुछ जानते हुए भी इन गांवों के अधिकतर लोग यह जुआ प्रतिवर्ष खेलते थे। 20 बिगहवा खेत की अपील माल की बड़ी अदालत में हो गई थी, किंतु अचलगढ़ का जमींदार 20 बिगहवा पर कब्जा कर लेने की ताक में लगा हुआ था। दवरी ओसावन के बाद जब लोगों की खलिहानें उठ गई तो बैसाख के आरंभ में ही काका ने गांव का बटोर किया। जामुन वाली पड़ती में साँझ के समय सूरज डूब जाने के बाद गांव के बड़े बड़े तथा नवहियों की जुटान हुई। पहले 20 बिगहवा में भदई नहीं बोई जाती थी। काका ने बिटोर में प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष इसमें भदई बोई जाए और लगन से खेती की कड़ाई हो। गांव के बहुत से लोग मजदूरों से 20 रुपए बीघे की दर से अपने खेत कोड़वा लेते थे। काका के प्रस्ताव पर लोग हंसे। काका ने खड़े होकर कहा, 20 बिगहवा को अगर बचाना है तो जैसे मैं कहता हूं गांव भर को उसमें मदद देनी होगी। अदालत कानून अब तुम ही हो गए, सुमेसर मिसर बोले। अदालत कानून के नाम पर खेती की सारी आमदनी तो हड़प गए। कृपा निधान, अगर बिहंसी न होती तो हिसाब की बही भी न मिलती। अब दाल भात में ऊट का ठेउनो बनोगे तो ठीक न होगा। बाढ़ बाढ़ गए, 9 हाथ का पगाहा भी लेते गए, न करेंगे न दूसरों को करने देंगे। सुमेसर मिसर चुप लगा गए। काका फिर बोले, हमारी राय है कि गांव के 20 आदमी रोज खेत कोड़ना शुरू कर दें। घर पीछे एक आदमी अपनी पारी पर रोज खेत कोड़ने जाए। गांव में जितने घर हैं उसके हिसाब से एक घर की पारी 7 दिन में एक बार आएगी। पारी आरी बांधने चलाने की झंझट कौन संभालेगा? किसी ने कहा, सब मैं कर लूंगा, इसका भार मुझ पर रहेगा, बस गांव हमारी पीठ पर तैयार रहे। काका अपना जनेऊ निकाल कर बोले, अचलगढ़ के जमींदार अदालत से भले जीत लें, खेत पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन करना क्या होगा? करना ये होगा, काका बोले, गांव के लोग अपने इस खेत को बोवें। 20 बिगहवा खेत की आमदनी कम नहीं होती। आधी आमदनी पर पीछे बांट दी जाए, बाकी का आधा मुकदमे की पैरवी में लगे, बाकी गौछी धर्म के खाते में जमा हो। गांव को अगर विश्वास हो तो आमदनी खर्च का हिसाब मैं करने को तैयार हूँ। बिटोर में आए हुए लोग सोचते हुए आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काका हिमालय की सी दृढ़ता से भीड़ के बीच में खड़े होकर चारों ओर ताकते रहे। कुछ देर तक जब कोई न बोला तो काका फिर बोले, हाँ या नहीं का जवाब तो गांव की ओर से मिलना ही चाहिए। खेत 20 बिगहे का है, गांव के मान का सवाल ऊपर से है। सब लोग चुप हो गए, एक दूसरे से फुसर फुसर बतियाते रहे। काका कोई उत्तर न पाकर फिर बोले, या तो गांव हाँ करे या कोई और दूसरा उपाय रखे। अच्छा, हम लोगों को काका की बात मंजूर है। गांव के 2-4 नवही और 1-2 प्रौढ़ व्यक्ति एक साथ ही बोल पड़े। फिर बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसी समय काका भीड़ में बैठे हुए 20 आदमियों के नाम बोलकर बोले, कल अच्छा दिन है, ये लोग भोर में 20 बिगहवा कोड़ने पहुंचेंगे। लोगों ने मंजूरी दी। बिटोर उठ गया। उसी समय अपने खंड में आकर काका ने गांव भर के खरजनवा की एक फेहरिस्त बना ली। भोर में उठकर जिस जिसको जाना था उसे खंड में जाकर जगा दिया। 20 आदमी थे। 21वें काका स्वयं अपनी कुदाल लिए 20 बिगहवा में पहुंच गए। कतार में खड़े 21 आदमियों की कमर भर ऊंची बेट वाली कुदालें सिर के ऊपर उठकर खेत में धंसती तो धरती जैसे दहल जाती। ऐसा प्रतिदिन होता। दूसरे दिन जिसकी पारी होती, काका सांझ को ही उसके घर जाकर बता आते और स्वयं भी खेत पर नित्य जाते। दिन भर इधर उधर व्यर्थ बैठे रहने वाले, विशेषकर चैत बैसाख के लगन के दिनों में रोज नाच देखने की टोह में लगे रहने वाले काका के जीवन में ऐसा परिवर्तन देख गांव के लोग बेहद अचरज करते। किंतु काका थे,
जो 20 बिगहवा की चिंता में सोते, 20 बिगहवा की चिंता में जागते। अड़ोस पड़ोस के गांवों में एक से बढ़कर एक नाच नौटंकियां आई। लोगों ने चलने का लालच भी दिया, किंतु काका ने सुना और हंसकर टाल दिया। किसी ने बहुत जोर दिया तो बोले, हमारे लिए नाच नौटंकी तो अब 20 बिगहवा है यारो। गांव की आन रही तो बहुत नाच नौटंकी देखने को मिलेगा। 4-5 दिनों के बाद लोगों में न जाने कहां से इतनी लगन समा गई कि बिना बुलाए बिना पारी के लोग खेत कोड़ने जाने लगे। 20 की जगह 30-30, 40-40 आदमी खेत कोड़ने आने लगे। गांव भर में काका ने जैसे शंख ध्वनि फूंक दी। 10-10 साल के बच्चे तक ललकार उठे। कोड़ने वालों के संग झुंड के झुंड बच्चे भी जाने लगे। बड़े लोग खेत कोड़ते, लड़के दूबे खिचड़ोते, ढेले फोड़ते। दिन भर कोड़ाई, सांझ को दिन डूबने के बाद जामुन वाली परती में गांव के लोगों की जुटान और केवल 20 बिगहवा की चर्चा। सिर पर अंगोछा, घुटने पर मुड़ी हुई धोती पहने 40-40 आदमियों की कुदाले सिर के ऊपर एक साथ उठकर खेत में गड़ती तो देखते ही बनता। कभी तो अचलगढ़ के लोग जैसे तमाशा देखने आते। 20-22 दिनों की मेहनत में खेत कोड़ दिया गया। दूबे भी चिकुर कर लड़कों ने साफ कर दी। खेत एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक करेल माटी के बड़े बड़े ढेलों से भर गया। बलिहार के लोगों ने चैन की सांस ली। काका को लगा यज्ञ का पहला चरण समाप्त हुआ। उसके बाद आषाढ़ की पहली बरसात में ही 20 बिगहवा के करेल माटी के ढेले फूटकर छितरा गए। दूसरी तीसरी बार की बरसात में तो खेत फूल की तरह खिल उठा। काका घूमने जाते तो खेत देखकर उनकी छाती गज भर की हो जाती। भदई बोने का सवाल आया तो कुछ लोगों की राय हुई कि इसमें भदई न बोकर इकट्ठे कतीकी में ही बोवाई की जाए, किंतु काका इस बार फिर गरजे, 20 बिगहवा बोया जरूर जाएगा। गांव अगर बीज का दाम न देगा तो मैं दूंगा। और खेत में जनेरा बो दिया गया। देखते देखते छाती भर फसल उगाई। गांव उसी तन्मयता से सोहनी निगरानी करता। 6-6, 7-7 फीट के जनेरा के पौधे खेत में लहराने लगे और जब एक एक पौधे में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी तो बलिहार वालों की छाती जुड़ाने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि उस साल सोना में बाढ़ न आई। काका का ललाट 2 अंगुल और चौड़ा हो गया। रात को अगोरने के लिए खेत में 20 ऊंची ऊंची मचाने गड़ गई। लोग अपनी अपनी पारी पर रात को खेत अगोरने लगे। 20 बिगहवा ने सोना उगल दिया। काका के खलिहान में सैकड़ों मन जनेरा का टाल लग गया। गांव भर का बिटोर कर काका ने आधा अनाज बराबर बराबर गांव के प्रत्येक घर में बंटवा दिया। आधा बेच दिया गया और मुकदमे रुपए के लिए खर्च के लिए काका के पास जमा हो गए। जनेरा कट बिक जाने के बाद काका के मन में अपार हर्ष समा गया। बड़े विश्वास से वह 20 बिगहवा के मुकदमे की पैरवी करते। कुंवार भर तो सभी लोग इत्मीनान से रहे। सोचते थे कि कार्तिक में इस खेत को फिर से अच्छी तरह जोतकर गेहूं बोया जाएगा। कार्तिक में ही मुकदमे की तारीख पड़ी। आशा से पहले ही फैसला हो गया। बलिहार मुकदमा हार गया। काका का सारा उत्साह 2-3 दिनों के लिए ठंडा पड़ गया। न किसी के यहाँ जाना, न किसी से बोलना, चुपचाप अपने खंड में पड़े रहते। गांव के लोगों ने उनकी उदासी का कारण समझ उन्हें समझाया, पर काका थे कि खेत की चिंता में डूबे तो डूब गए। जामुन वाली परती में गांव का बिटोर हुआ। लोगों ने तय किया कि चाहे जैसे भी हो अचलगढ़ के ठाकुर को खेत पर कब्जा न करने दिया जाए, खेत उसी तरह जोता बोता जाए। काका इस बार कुछ न बोले। अचलगढ़ के ठाकुर को इस बात की भनक मिल गई। डिग्री हो गई थी, इसलिए उसने कार्तिक में खेत जोतने बोने का निश्चय किया। बलिहार के भी जासूस ठाकुर का हल चढ़ने के लिए दिन की टोह में लग गए। दोनों ओर के भेद एक दूसरे की ओर खुलने लगे। ठाकुर अपने गांव के लठैतों के साथ हल बैल लेकर 20 बिगहवा पर आ पहुंचा। इधर से बलिहार के लोग भी लाठी भाले के साथ खेत पर बाढ़ की तरह फैल गए। खेत की एक डरार पर बलिहार के लोग और दूसरी डरार पर अचलगढ़ के लोग लाठी भाले से लैस खड़े थे। हाँ, अचलगढ़ के लोग कम थे, जो थे ठाकुर के किराए के आदमी थे। इधर बलिहार के बच्चे बूढ़े तक उमड़ पड़े थे। खेत के बीच में ठाकुर के हल बैल आ गए। साथ में 5-7 आदमियों के साथ ठाकुर आगे बढ़ा।
इधर से 4-5 आदमी और डोर से बंधे हुए लोटे में भरा जल लेकर निहत्ते काका। काका और ठाकुर में बातचीत होने लगी। ठाकुर बोला, देखिए तिवारी जी, आप लोग मुकदमा हार गए हैं, तब खेत पर कब्जा क्यों नहीं करने देते? मुकदमा किस बात का हारे हैं ठाकुर? इस 20 बिगहवा खेत का, जिसे डुमराव महाराजा ने मुझे पट्टा लिख दिया था। और ठाकुर ने पट्टा का कागज काका को खोलकर दिखा दिया। ये पट्टा लिख देने से कुछ नहीं होगा ठाकुर। डुमराव महाराज के बाप ने जिस 20 बिगहवा खेत को बलिहार को माफी दे दान कर दिया था, उस खेत का पट्टा लिखने का उनके लड़के को कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो कानून की बात है तिवारी जी, इसका फैसला अदालत से हो चुका है। हुआ होगा, लेकिन इस खेत के सहारे जीने वाले बलिहार के लोगों का पेट अब कैसे भरेगा? इनका फैसला तो अदालत ने नहीं किया, तो हम क्या करें? तुम उसका फैसला करो। मैं? ठाकुर हंसा। हाँ, तुम्हें ही फैसला करना होगा। तुमको ही बताना पड़ेगा कि हर साल बलिहार की गरीब दुखी बेटियों की मांग में इस खेत के कारण सेनुर पड़ता था। क्या अब वे कंवारी रहेंगी? जो विधवा असहाय औरतें इसके सहारे पलती थी, वे किसका आसरा देखेंगी? स्कूल और गांव के मंदिर का खर्च अब कहाँ से आएगा? ये तो तुमको बताना पड़ेगा। सारी दुनिया का ठेका मैंने ही लिया है। 20 बिगहवा का तो लिया है। जरूर, तो ठेका अधूरा क्यों रहे? पूरा ले लो। जिनकी महतारी के मालिक बने हो और उन बच्चों का भार भी पालो। काका ने व्यंग भरे स्वर में अपार दृढ़ता थी। पीछे से बलिहार के लोग काका की पीठ पर उफन कराए थे, किंतु हाथ के इशारे से काका हर बार उन्हें रोक देते थे। तिवारी जी बहस न करें, खेत जोतने की साइद बीती जा रही है। खेत कैसे जोतोगे ठाकुर? सैकड़ों वर्षों से जेठ बैसाख के ताप में जो खून पसीना बहा के जोत बो के इसके ठेले फोड़ फोड़ के अपना पेट पालते आए हैं, तुम समझते हो वे आसानी से छोड़ देंगे इसको? काका के स्वर में तेजी आने लगी। छोड़ना तो पड़ेगा ही तिवारी जी, खेत निकालने के लिए ही तो मैं आज यहाँ आया हूँ। किसी की धरती और बेटी निकाल लेना खिलवाड़ नहीं है ठाकुर। मैं हर बात के लिए तैयार होकर आया हूँ तिवारी जी, लेकिन तुम आगे आगे क्यों बोल रहे हो? खेत तुम्हारा अकेले का तो है नहीं। अकेले का होता तब तो तिवारी तुम्हारी परछाई धोखने तक ना आते। ठाकुर, यह गौछी खेत है, काका ने अभिमान से तनकर कहा। चाहे जिसका भी हो तिवारी जी, हल के आगे से हटो। खेत पर हर चलने दो, शायद बीत रही है। ठाकुर झुंझलाकर कहा। हल नहीं चल सकता ठाकुर, तुम्हारे ऊपर खून चढ़ा है तो यही सही। काका ने चेतावनी दी। हल चल के रहेगा तिवारी, आज खेत जुत के रहेगा। ठाकुर जोश में आ गया। तो मैं भी हल के सामने से नहीं हटूंगा, चलाओ मेरी देह पर हल। और काका हल के आगे बेड़े लेट गए। अरे, ये बाभन मरेगा क्या? रमचुआ, ठाकुर अपने हलवाहे से बोला, पकड़ के इन्हें अलग कर दो। हलवाहा काका को हटाने के लिए बढ़ा तो बलिहार की भीड़ पीछे गरज पड़ी। खबरदार, जो काका को हाथ भी कोई लगाया। हलवाहा डरकर पीछे हट गया। तू चला हल, देखा जाएगा। ठाकुर ने हलवाहे को आदेश दिया, किंतु अपने सिर पर बलिहार वालों की सदी हुई लाठियां देख रमचिजुआ जहां का तहां खड़ा रह गया। नमक हराम, हट साले, मैं खुद चलाऊंगा हल। ठाकुर ने हल की मूठ पकड़ी और बैलों को पैना मारा। आगे लेटा हुआ आदमी देख बैल भी पांव उठाकर फिर वहीं खड़े रह गए। ठाकुर का क्रोध और बढ़ा। उसने सड़ाक सड़ाक लगातार बैलों को पैना मारना शुरू कर दिया। हार कर बैल आगे बढ़े और काका को बचाकर लांघ गए, किंतु हल का फाल काका की कोख पीठ की बगल में खच से घुस गया। खून फपक कर बह निकला। बलिहार की भीड़ में तूफान आ गया। सैकड़ों लाठियां एक साथ बरस पड़ी। ठाकुर के दलवाले टिक न सके। वे कहीं भागे, बैल कहीं भागे, किंतु ठाकुर पर एक साथ इतनी लाठियां पड़ी कि वह बुरी तरह घायल हो गया। कुर्ते की जेब से पट्टे वाला कागज बलिहार के लोगों ने निकाल लिया। काका लोगों के कंधों पर लद कर आए। सारा गांव उनके आंगन में जुट गया। बुरी तरह से खून निकल रहा था, फिर भी काका होश में थे। बोले, पट्टा, ये रहा पट्टा काका, हम ठाकुर से छीन कर ले आए हैं, इसे फाड़ दो। काका पट्टे का फटना देखते रहे। जब पूरी तरह फट गया तो बोले, लो 20 बिगहवा बच गया, पर जुताई बुवाई खुद करना, ये हमारी बिनती है।
काका ने चारों ओर खड़ी भीड़ को हाथ जोड़ दिए। भीड़ के लोगों की आंखें आंसुओं से तर, गले में इश्किचियां बंधी हुई थी। इसमें रोने की क्या बात है भाई, एक के जाने से 20 बिगहवा रख गया तो इसमें दुख की क्या बात है। जाना तो सबको है, आगे पीछे की बात है। दुनिया का काम देर सबेर से होता रहता है। पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए पीछे से किसी ने सहारा दे काका को कुछ ऊंचा उठाया। पेट पर जोर पड़ा, खून कुछ अधिक तेजी से निकला। काका गट गट एक लोटा पानी पी गए। खून और पतला हो बहने लगा। काका शिथिल होने लगे, आंखें झपकने लगी। फिर देखते देखते बलिहार में जैसे हाहाकार मच गया। कुछ देर तो बड़ी भाग भौड़ रही, फिर सब अपार दुख में डूबकर शांत हो गए। गली गली, आंगन आंगन को जैसे एक ही सांप डसता गया। अजीब सा भय, शंका और गहरा शोक सबके मन में भर गया। चरण पर बंधे हुए जानवरों को दाना भूसा डालने की किसी को सुधि न रही। भूख से बाय बाय चिल्लाकर बलिहार के जानवर भी चुप लगा गए। काका की अर्थी उठी तो जैसे लगा कोई बयार गांव के बांस, जामुन, आम के पत्तों तक को सुखाकर झंझना गई। गांव भर में चारों ओर एक बेहद डरावना सूनापन बिखर गया। अर्थी जामुन वाली पड़ती में रख दी गई। पड़ती में रोज बैठने वाले काका आज जैसे लेटे हुए थे। हल्के से कंपन की तरह हवा की बताश बही। जामुन की हरी पीली दर्जनों पत्तियां काका की देह पर और अर्थी के अगल बगल बिखर गई। सारा गांव पड़ती में उमड़ आया। उत्तिमा, गोंड, ठकुराइन, बिहंसी, रमकलिया की माई सभी थी। अर्थी उठी तो वे हचक हचक कर रो पड़ी। काका का श्राद्ध क्या हुआ, जैसे गौजी यज्ञ हो। ओमकार के लाख मना करते रहने पर भी गांव के लोगों ने आटा, चीनी, घी, दही, तरकारी और कपड़े से भंडार घर भर दिया। गांव तो गांव, पास पड़ोस के गांव वाले ब्राह्मण भी इस श्राद्ध में न्योते गए। अन्य गांव के खाने वाले ब्राह्मणों को जामुन वाली पड़ती में बिठाया गया। ब्रह्मा भोज खाने वालों से पड़ती खचाखच भर गई। ब्राह्मण खाते गए, हल्दी में रंगी गमछी दक्षिणा में लेते गए। दूसरे गांव के लोग अचरज करते। अड़ोस पड़ोस के गांवों में ऐसा श्राद्ध तो आज तक किसी का नहीं हुआ। बलिहार वालों ने 20 बिगहवा में गति की दूने उत्साह में बोई। अचलगढ़ का ठाकुर पकड़ा गया था, उस पर मुकदमा चला। सजा हुई, सदा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। काका की मौत से उगते हुए बिरवे, ओमकार और चंदन पर जैसे पाला पड़ गया। गृहस्थी के कार्यों का सारा ओझ, उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। ओमकार और भी अकेलापन महसूस करने लगा। गृहस्थी के कामों में अनुभव की सीख और सही राय देने वाला कोई न रहा। काका कुछ नहीं करते थे, फिर भी खंड में बैठे तो रहते थे। द्वार अकेला नहीं रहता। माल गोरुओं को सानी पानी दिला देते। बिना कहे ओमकार काम से कहीं भी निश्चिंत होकर चला जाता था। काका के बाद वह भीतर से उखड़ गया। मौके बेमौके किससे राय पूछे, किस पर गोरू और खंड छोड़कर जाए। बाहर के जिस काम को दोनों भाई एक साथ लगकर चुटकी बजाकर पूरा कर लेते, उसे अब एक को ही करना पड़ता। श्राद्ध के लगभग 1 महीने बाद वैद्य जी फिर आए। रूपा से उन्होंने गुंजा के ब्याह की चर्चा चलाई। अभी तो काका को मरे महीना भर हुआ है, मैं उनसे कैसे बातचीत करूं? रूपा बोली। लेकिन गुंजा सयानी हो चली बेटी, जरा हमारी ओर से भी तो सोचो। मैं क्या करूं बाबू, तुम दोनों घर के मालिक हो। काका की जब तक बरखी न हो तब तक घर में कोई भी शुभ काम कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ रूपा, लेकिन कल का ठिकाना नहीं। मान लो किसी कारणवश ओमकार राजी न हुए, तब तो मेरे लिए यह साल बिल्कुल बेकार हो जाएगा और घर देख नहीं पाऊंगा। ये घर भी चला जाएगा, फिर सयानी बेटी की बाढ़। ऐसा कैसे होगा बाबू? जितनी चिंता गुंजा के लिए तुम्हें है, उससे अधिक हमको अपनी गृहस्थी की है। बहन अगर देवरानी हो जाए तो उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा सुख क्या होगा? चंदन हमारा, गुंजा हमारी। साल भर बाद काका की बरखी हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वैद्य जी सुख की सांस ले चौबे छपरा चले गए। सारी खेती का भार चंदन और ओमकार पर पड़ गया। धीरे धीरे काका की मौत का अवसाद मन से उतरने लगा। 4-5 महीने बीत गए। घर की डावाडोल स्थिति काफी संभल गई थी, किंतु इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ओमकार और भी चिंतित हो उठा। रूपा 2-3 महीनों से गर्भवती हो चुकी थी। इस बार उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था।
गर्भवती होने के महीने भर बाद ही उसकी देह पीली पड़कर हल्के हल्के सूज गई। रामू और गृहस्थी के काम दोनों को संभालना बेहद कठिन होने लगा। 2-3 महीनों बाद उसे अक्सर बुखार आने लगा। देह एकदम कमजोर हो गई। अंत में वैद्य जी को खबर गई। बेटी की ये दशा वैद्य जी ने देखी तो माथा पीट लिया। बगल में खड़े हुए ओमकार से बोले, जवार भर के लोगों की दवा मैं करूं, मेरी ही बेटी की ये हालत। इस समय भी मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? जो मन में आता करते जाते। मेरा बस चलता वैद्य जी तो मैं इनको चौबे छपरा पहुंचा आया होता। मैं बार बार आपके पास आदमी भेजने को तय करता, पर हर बार ये मना कर देती थी। घर के मालिक तुम हो ओमकार, अपना भला बुरा तुम्हें समझना चाहिए। अब बताओ ना, मैं क्या करूं? यह चौबे छपरा जाने लायक नहीं है। यहाँ दवा पानी देने में तनिक भी गड़बड़ी हुई तो बीमारी वश के बाहर हो जाएगी। नहीं, आप ले जाना चाहें भी तो मैं असवारी पालकी ठीक कर दूंगा। फिर तुम लोग को कौन देखेगा? जब ब्याह नहीं हुआ था तो कौन देखता था? तब की बात और थी ओमकार, उस समय केवल भोजन बनाने की ही चिंता थी। अब तुम्हारा एक पैर चौबे छपरा में रहेगा, फिर इस बसी बसाई खेती गृहस्थी का क्या होगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ करने धरने लायक नहीं रही वैद्य जी। हाँ, पर इसे तो देखो, मैं रोज आऊंगा। रसोई पानी के लिए गुंजा को जाकर चंदन ले आए, या मैं कल ही अपने साथ लेता आऊंगा। वैद्य जी दवा देकर और परहेज की बातें अच्छी तरह समझाकर चौबे छपरा वापस लौट गए तो ओमकार खाट पर लेटी हुई रूपा के सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। आंखें आशंकित हो किसी गहरी चिंता के अतल सागर में डूब गई। दूसरे दिन वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेते गए। गुंजा को रसोई पानी तथा भीतर गृहस्थी के कामों को संभालने में देर न लगी। बाहर माल गोरू तथा खेती के काम में चंदन जुट गया। ओमकार का एक पैर भाई का सहारा देने बाहर रहता, दूसरा बीमार पत्नी की देखरेख में रहता। 15-20 दिन के बाद रूपा की हालत कुछ सुधरी। देह की सूजन कम होने लगी। ओमकार प्रायः रूपा के पास बैठा रहता। कुछ अच्छी होने लगी तो एक दिन रूपा बोली, मेरे पास बैठने की क्या जरूरत है? सारा भार चंदन पर पड़ा है। अभी वह बांस की कोपल है, ध्यान नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा।